हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से संबंधित आज जो एमसीक्यू क्लास है, आज हम लोग इसको कवर करेंगे। और इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट से जितने क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं, जितने आपके टॉपिक्स बचे थे जिनसे आप लोगों को एमसीक्यूज नहीं मिले थे, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जानेंगे आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी स्लोगन्स एंड एडवर्टीजमेंट्स इन अ मशीन फ्रंट आर्टिकल इज परमिटेड ऑन वन आर्टिकल। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक आर्टिकल पर, जो कि मशीन फ्रंट का आर्टिकल है, उस पर कितने स्लोगन्स या एडवर्टीजमेंट उस पर किए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई आर्टिकल है इस तरीके से, और फ्रैंकिंग मशीन की छाप के द्वारा कोई स्लोगन लिखना है या कोई एडवर्टीजमेंट उस पर डालना है जिसके पैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिलते हैं, तो वो कितने स्लोगन्स या कितने एडवर्टीजमेंट एक आर्टिकल पर किए जा सकते हैं, ये सिंपली आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है ओनली वन। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक आर्टिकल पर एक से ज्यादा फ्रैंकिंग मशीन के एडवर्टीजमेंट या स्लोगन्स नहीं दिए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन या एक ही एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशंस ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस द लाइसेंस विल बी फॉरविथ कैंसिल्ड बाय। सिंपली आपसे यह पूछा गया है कि किसी भी कंडीशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कब? जब किसी व्यक्ति को फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना है तो उस लाइसेंस को कौन कैंसिल कर सकता है। सिंपली ये कि कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास में जाकर के फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना चाहते हैं और उनको कुछ कंडीशंस पर फ्रैंकिंग मशीन्स के लाइसेंस दिए जाते हैं। उन कंडीशंस में से अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशंस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है तो उस लाइसेंस को कौन कैंसिल कर सकता है, ये पूछा गया है। तो इस लाइसेंस को हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन कैंसिल कर सकते हैं किसी भी समय पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि अ लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन ऑन हायर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी ग्रांटेड बाय। सिंपली आपसे यह पूछा गया कि कोई फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित लाइसेंस किसी गवर्नमेंट ऑफिस को लेना है, किससे लेना है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फ्रैंकिंग मशीन की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, तो उस लाइसेंस को कौन जारी करेगा, ये सिंपली आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास में, फ्रैंकिंग मशीन उनको चाहिए, फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो लाइसेंस है वो कौन इशू करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो गवर्नमेंट ऑफिस जब कोई फ्रैंकिंग मशीन चाहती है तो उससे संबंधित जो लाइसेंस है वो पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी के द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन विल बी सेट और रीसेट बाय एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ। अगर किसी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस, अगर किसी फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट करना है तो कौन से रैंक के अधिकारी के द्वारा इसे सेट या रीसेट किया जाता है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि मान के चलते हैं कि 3 तरीके के हमारे पास ऑफिसर्स हैं, तो आपसे यह पूछा गया कि कौन सा ऑफिसर इसको सेट या रीसेट करेगा फ्रैंकिंग मशीन को। सिंपली ये है, प्रश्न में यह पूछा गया कि कौन सी रैंक से नीचे का व्यक्ति, जैसे 3 रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, आपसे यह पूछा गया कि कौन सी रैंक का ऑफिसर इसे रीसेट या सेट कर सकता है इस फ्रैंकिंग मशीन को। उससे ऊपर वाले तो सभी कर सकते हैं इस फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट, लेकिन आपसे पूछा गया किस रैंक से नीचे वाला व्यक्ति इसे किसी भी कंडीशन में सेट या रीसेट नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया। सिंपली आपसे बाउंड्री लाइन पूछी गई है कि किस बाउंड्री लाइन पर का जो अधिकारी है या रैंक का कोई अधिकारी है जो कि इस फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो पीआरआई होते हैं, पीआरआई पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर जो होते हैं पोस्टल के, उनसे नीचे का कोई व्यक्ति
इस फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट नहीं कर सकते। इनसे ऊपर के या पीआरआई या इनसे ऊपर का कोई भी अधिकारी किसी भी फ्रैंकिंग मशीन को सेट या रीसेट कर सकता है। तो इसका आंसर है पीआरआई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्टल। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि इन द केस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू हाउ मच अमाउंट। फ्रैंकिंग मशीन के केस में फ्रैंकिंग कितने अमाउंट की जा सकती है। सिंपली आपसे यह पूछा गया कि कोई भी आर्टिकल मान के चलते हैं जिस पर कोई भी चार्ज लग रहा है, जैसे 20 रुपए का चार्ज है, 50 का चार्ज लग रहा है, 1000 का चार्ज है, 10,000 का चार्ज है, इस तरीके से कितने भी अमाउंट का अगर चार्ज लग रहा है तो आपसे यह पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा कितने अमाउंट तक का फ्रैंकिंग किया जा सकता है। तो इस तरीके की कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, इसलिए किसी भी अमाउंट के फ्रैंकिंग की जो छाप है, जो इंप्रेशंस है, वो फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा लगाई जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि आर्टिकल वियरिंग द फ्रैंक ऑफ अ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ। इस प्रश्न में पूछा गया कि कोई भी एक आर्टिकल जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है किसी भी ऑफिस में और उस पर फ्रैंक की डेट लगी है कौन सी, जिस तारीख को इसे प्रेजेंट किया गया है उससे एक दिन पहले की। जैसे इस आर्टिकल को पोस्ट किया जा रहा है, मान के चलते हैं 20 नवंबर 2022 की, और इस पर इंप्रेशंस की जो डेट है, फ्रैंकिंग की जो डेट है वो कितनी है, 19 नवंबर 2022 की है, यानी कि एक दिन पहले की है। तो इस आर्टिकल को किस कंडीशन में एक्सेप्ट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, कि किसी भी आर्टिकल पर फ्रैंक की डेट जिस दिन दी जा रही है वो आर्टिकल, या जिस आर्टिकल को किसी दिन प्रेजेंट किया जा रहा है, मान के चलते हैं कि एक पोस्टल आर्टिकल को आज के दिन पोस्ट किया जा रहा है और इस पर एक दिन पहले की फ्रैंकिंग की डेट है, और इसे एक कंडीशन में इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो कंडीशन ये है कि इस आर्टिकल पर जो इंप्रेशंस है लाइसेंस डे की वो उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन इस आर्टिकल को प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी आर्टिकल को 20 नवंबर 2022 को प्रेजेंट किया जा रहा है, इस पर फ्रैंकिंग की जो डेट है वो है 19 नवंबर 2022, और लाइसेंस डाई की जो डेट है वो कितनी है, वो भी 20/11/2022 है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में कि इस पर लाइसेंस डाई की जो डेट है वो उसी दिन की डेट है जिस दिन इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, इसी कंडीशन में इस आर्टिकल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि इन केस वेयर द लाइसेंस हैज बीन परमिटेड टू द पोस्ट द आर्टिकल एट 2 ऑफिसेस द डेली डॉकेट शैल बी सबमिटेड टू द। सिंपली इसमें यह पूछा गया कि किसी भी लाइसेंस को जब जारी किया गया है और उस लाइसेंस में 2 पोस्ट ऑफिसेस के नाम दिए जाते हैं, उन पोस्ट ऑफिसेस में ही इन आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। यानी कि जिस फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस इशू किया जाएगा उस लाइसेंस में संबंधित 2 पोस्ट ऑफिसेस के नाम आपको दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोस्ट ऑफिसेस में उस फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें पोस्ट किया जा सकता है। इनमें से किसी एक में पोस्ट कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये ऑफिसेस हैं ए और बी, किसी व्यक्ति ने आज की डेट में इस ऑफिस में, ए नाम की जो ऑफिस है उसमें किसी आर्टिकल को पोस्ट कर दिया, तो जो डेली डॉकेट है वो किस ऑफिस के लिए भेजी जाएगी, ऑफिस नंबर 1 के लिए भेजी जाएगी या ऑफिस बी के लिए भेजी जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जिस तारीख में जिस ऑफिस में आर्टिकल्स को पोस्ट किया गया है उसी पोस्ट ऑफिस के लिए जो डेली डॉकेट है वो भेजी जाती है। मान के चलते हैं कि ऑफिस आपके पास में 2 थी, किसी फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स हैं वो किसी भी डेट के लिए इस ऑफिस में पोस्ट किए गए हैं, तो डेली डॉकेट इसी ऑफिस के लिए ही सबमिट की जाएगी। मान के चलते हैं कि इस ऑफिस में अगर उन आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता तो इस डेली डॉकेट को इस ऑफिस में ही
सबमिट किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिस ऑफिस में आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाएगा उसी ऑफिस के लिए डेली डॉकेट भी सबमिट की जाएगी। यानी कि डेली डॉकेट कहां पर सबमिट की जाएगी? वेयर द लास्ट डिस्पैच इज टेंडर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि यूजिंग फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस with intent to cause loss to the central government of a stamp that has already been used for that or any other purpose is an offense under। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक डाक टिकट है, इस डाक टिकट को किसी कारण से इसे यूज कर लिया गया, इसका इस्तेमाल कर लिया गया है। किसी व्यक्ति ने जानबूझकर ये जानते हुए कि इस डाक टिकट का इस्तेमाल कहीं कर लिया गया है, चाहे पेमेंट के लिए कर लिया गया है किसी पोस्टेज के लिए या किसी पोस्टल फीस के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया गया है, फिर भी वो व्यक्ति इस डाक टिकट को लेकर के किसी अन्य जगह पर या इसी जगह पर यानी कि सेम आर्टिकल पर या अदर किसी जगह पर फिर से यूज करता है तो उसके लिए जो सजा है वो इंडियन पिनल कोड में बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्सिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर द एनी पर्पस whatsoever is prohibited and is an offense punishable under which section of the Indian Penal Code। आपसे यह पूछा गया है कि कोई भी डाक टिकट अगर फर्जी तरीके से बनाई जा रही है, कोई भी पोस्टेज स्टैम्प्स फर्जी तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यूज किया जा रहा है, तो पहला केस ये है कि वो प्रोहिबिटेड है। किसी भी स्टैम्प्स को दोबारा से फिक्सिशियस नहीं किया जा सकता, यूज उसका निषिद्ध होता है, दोबारा से उसे मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, किसी भी केस में वो प्रोहिबिटेड है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है अगर कोई ऐसा यूज करता है या मैन्युफैक्चर करता है पोस्टेज स्टैम्प्स का। तो सिंपली आपसे पूछा यह गया था कि किस सेक्शन के तहत, इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन के तहत ये जो कार्य है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 263A आपको ये बताता है कि कोई भी स्टैम्प्स, कोई भी पोस्टेज स्टैम्प्स का इस्तेमाल करना गलत तरीके से या उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये एक दंडनीय अपराध है, ये बताया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आपसे यहां से 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से? कि फर्जी टिकटों का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो इस संबंध में जो सजा है वो कहां पर लिखी हुई है। आपको ऑप्शंस अलग अलग तरीके से दिए होंगे, आपको सही आंसर लगाना है इंडियन पिनल कोड, आईपीसी लगाना है आपको आंसर इंडियन पिनल कोड। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी टिकटों को बनाता है या उसका इस्तेमाल करता है तो ये किस तरीके का अपराध है? तो उसका आंसर होगा ये एक दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। तीसरा प्रश्न जो कि यहां पर भी पूछा गया है कि किस सेक्शन के तहत, आईपीसी की किस सेक्शन के तहत फर्जी टिकटों का इस्तेमाल करना या उनका निर्माण करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 263A। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प्स ऑफ एट लीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेस। सिंपली आपसे यह पूछा गया कि कोई भी लेटर है या पैकेट है या पार्सल है, उस पर मिनिमम कितने पोस्ट ऑफिसेस की डाक मोहर लगी होनी चाहिए, डेट स्टैम्प लगी होनी चाहिए, तारीख मोहर लगी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी किसी भी आर्टिकल को बुक किया जाता है किसी भी ऑफिस से, बुकिंग ऑफिस से उसे बुक किया जाएगा, या जिस ऑफिस से इसका डिलीवर होना है जिसे कहते हैं डिलीवरी ऑफिस, वहां पर कम से कम
कम से कम इन दो ऑफिसेज से किसी भी आर्टिकल पर तारीख मोहर लगनी ही होती है। इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल अन्य जगह से भी होकर जाता है तो वहां की भी डेट स्टैंप इस पर लगती है। कहने का मतलब है कि कम से कम दो ऑफिसेज से डेट स्टैंप लगेगी। और वो जो दो ऑफिसेज हैं वो कौन कौन सी है? पहला है बुकिंग ऑफिस और दूसरा है डिलीवरी ऑफिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी लेटर, पैकेट या पार्सल पर कम से कम दो पोस्ट ऑफिस की तारीख मोहर लगना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है, आपसे यह पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर कैन बी सेंट बाय लैंड पोस्ट ओनली इश्यूड। जो प्रीसियस स्टोन्स है या जो ज्वेलरीज है या कोई भी आर्टिकल जो कि गोल्ड या सिल्वर का बना हुआ है, उसे अगर इंलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो क्या उसका इंश्योर्ड कंपलसरी है? सिर्फ और सिर्फ उसे इंश्योर्ड करके ही भेजा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि कोई भी कॉइन्स हो, करेंसी या बैंक के नोट्स हो, उससे इंलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा तो उसका भी इंश्योरेंस कंपलसरी है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि मशीन फ्रंट के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें किसी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि मेल फॉर नेवी पर्सनल्स ऑन बोर्ड इंडियन नेवी शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू। आपसे यह पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति इंडियन नेवी की जो शिप्स है वहां पर काम कर रहा है तो उनकी जो डाक है वो उनको किस एड्रेस पर भेजी जाती है। जब भी इंडियन नेवी पर्सनल्स की जो डाक है वो भेजी जाएंगी, उनके नाम वगैरह से जब भी भेजी जाएंगी तो उन पर एक एड्रेस लिखा होगा केयर ऑफ करके, और केयर ऑफ करके द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के लिए ये जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स वहां पर पहुंचने के बाद अलग अलग जगह पर वो लोग अपनी जिम्मेदारियों पर भेजते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर ये सवाल नेवी पर्सनल की जगह आपसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता? आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू द रिकॉल ऑफ आर्टिकल। रिकॉल ऑफ आर्टिकल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉल shall be accompanied by the prescribed fee in the shape of postage stamps affixed to the applications। ऑप्शन नंबर ए में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई आर्टिकल पोस्ट किया है किसी भी पोस्ट ऑफिस में और वो व्यक्ति इस आर्टिकल को दोबारा से अपने पास में मंगवाना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, तो उनको एक ऑफिस में, उनको बुकिंग ऑफिस में, जिस ऑफिस में इन्होंने इस आर्टिकल को बुक किया है वहां पर एक एप्लीकेशन देनी होती है और कुछ चार्जेस देने होते हैं और उन चार्जेस का भुगतान उस एप्लीकेशन पर डाक टिकट चिपका करके किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी में पूछा गया कि वेयर द एप्लीकेशन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ सेवरल पोस्टल आर्टिकल्स पोस्टेड एट द सेम टाइम एट द सेम ऑफिस बाय द सेम सेंडर टू द सेम एड्रेसी, the article so posted be treated as a single article for calculating the fees। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति आता है, एक ही समय पर आता है, एक ही समय पर आकर के एक ही दिन आकर के एक से ज्यादा आर्टिकल एक ही व्यक्ति को भेजता है और भेजने वाला जो व्यक्ति है उसका भी एड्रेस अगर एक ही है तो इन सभी केसेस में जो अलग अलग आर्टिकल्स भेजे गए हैं उन आर्टिकल्स को एक एक आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कलेक्टिवली ट्रीट नहीं किया जाएगा, सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और सिंगल आर्टिकल की जब तरह ट्रीट किया जाएगा तो उनसे जो चार्जेस हैं वो भी उसी तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक आर्टिकल
दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर ए और बी, एक ही व्यक्ति ने भेजने हैं, किसी एक ही व्यक्ति ने इनको भेजा है और एक ही व्यक्ति इसको प्राप्त करने वाला है, लेकिन समय अलग अलग है, तारीख अलग अलग है, दिन अलग अलग है। तो उस केस में दोनों आर्टिकल को जब रिकॉल करेंगे तो चार्जेस अलग अलग लगेंगे, लेकिन एक ही समय पर किसी व्यक्ति ने पोस्ट किया है, एक ही ऑफिस से पोस्ट किया है, सेंडर का नाम ही एक ही है, एड्रेसी का नाम एक ही है, तो ऐसे आर्टिकल्स को सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी तरीके से उनसे चार्जेस लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सी में पूछा गया कि फी फॉर द रिकॉल ऑफ इंडियन पोस्टल आर्टिकल इज 6 रुपीज एंड इंटरनेशनल आर्टिकल इज 30 रुपीज। अगर किसी आर्टिकल को रिकॉल किया जाता है और वो आर्टिकल इंडियन पोस्ट का आर्टिकल है तो उस केस में 6 रुपए लिए जाते हैं और 6 रुपए की जो फीस है वो पोस्टेज स्टैंप्स चिपकाई जाती है उसी एप्लीकेशन पर जिसके माध्यम से उस आर्टिकल को रिकॉल किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल आर्टिकल अगर होगा तो उनसे चार्जेस 30 रुपए लिए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इफ द एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विद इन डेज ऑफ प्रेजेंटेशन लास्ट सेंट आउट डिलीवरी, द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ द पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू द सेंडर। सिंपली आपसे यह पूछा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल किसी भी ऑफिस में आया और इस ऑफिस से इस आर्टिकल को एड्रेसी के लिए भेजा गया है और भेजने के बाद भी इस आर्टिकल पर जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर या किसी अन्य कारण से इस आर्टिकल की जो डिलीवरी है वो एड्रेसी के लिए नहीं हो पाती है, तो उस केस में इस आर्टिकल को इस ऑफिस में कितनी देर रखा जाएगा, कितने दिन रखा जाएगा, ये पूछा गया है। और उसके बाद में इस आर्टिकल को कहां पर भेजा जाता है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा या जहां पर भी सेंडर का एड्रेस है वहां के लिए भेजा जाता है। तो सिंपली आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल किसी ऑफिस के लिए भेजा गया, इस ऑफिस से एड्रेसी के लिए इस आर्टिकल को भेज दिया गया, वहां पर इस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो इस ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में कितने दिन इस आर्टिकल को रोका जा सकता है और उसके बाद में इस आर्टिकल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में भेजा जाएगा, यह पूछा गया है। तो मैक्सिमम इस आर्टिकल को 7 डेज तक रखा जा सकता है रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन तक इस आर्टिकल को रख सकते हैं ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में जहां के लिए इस आर्टिकल को भेजा गया था। और 7 दिन तक रखने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो ये है कि 7 दिन तक उस दिए गए पते पर पोस्टमैन या जीडीएस या अदर डिलीवरी एजेंट्स बार बार ट्राई करते रहे कि इस आर्टिकल की डिलीवरी संभव हो पाए, लेकिन फिर भी 7 दिन के भीतर भी इस आर्टिकल का डिलीवर होना संभव नहीं हो पाता है, तो इसे रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के लिए वापस भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हेन अ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स of the letter mail or a parcel is received in a damaged condition, a notice will be sent out by the postmaster to the addressee requesting him to attend the office within in the case of inland articles and in the case of foreign articles to take delivery of it। बेसिकली इसमें यह पूछा गया कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स चाहे वो लेटर मेल का हो चाहे वो पार्सल्स हो, डैमेज कंडीशन में किसी ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में आ गया। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन से मतलब है जहां पर इस आर्टिकल को डिलीवर्ड होना है। अगर ये आर्टिकल इंलैंड पोस्ट का है तो कितने दिनों के भीतर उस कस्टमर को पोस्ट ऑफिस में आना होता है। और फॉरेन कंट्रीज का ये आर्टिकल है, फॉरेन आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल के लिए कस्टमर को कितने दिनों के भीतर ऑफिस में आना होता है जिससे इस आर्टिकल की डिलीवरी संभव हो पाए। ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है किसी ऑफिस में डैमेज कंडीशन में आ गया, इसकी जो सूचना है वो एड्रेसी के लिए भेजी जाएगी किसके थ्रू,
पोस्ट मास्टर के थ्रू। पोस्ट मास्टर ये सूचना एड्रेसी के लिए देंगे कि आपका एक पार्सल या लेटर मेल हमारी ऑफिस में रिसीव हुआ है और वो डैमेज है, इंलैंड पोस्ट का आर्टिकल है, तो आपको इतने दिनों के भीतर भीतर ऑफिस में आना होगा। और फॉरेन आर्टिकल है तो इस केस में आपको इतने दिनों के भीतर भीतर आपको हमारी ऑफिस में आकर के इस आर्टिकल की डिलीवरी लेनी होगी। दोनों ही केसेस की बात करें, अगर आर्टिकल इंलैंड लेटर कार्ड इंलैंड पोस्ट का है, यानी कि अगर आर्टिकल इंलैंड पोस्ट का है, जो लेटर मेल है या जो पार्सल है वो इंलैंड लेटर मेल है या इंलैंड पार्सल है, फॉरेन आर्टिकल है, तो उस केसेस में अलग अलग केसेस में टाइम बाउंडिंग अलग अलग है। अगर आर्टिकल इंलैंड का है तो पोस्ट मास्टर ये सूचना देते हैं कि आपको संबंधित ऑफिस में 7 दिनों के भीतर भीतर आकर के अपना आर्टिकल लेना होगा। अगर फॉरेन का आर्टिकल है तो पोस्ट मास्टर ये सूचना देते हैं एड्रेसी के लिए कि आपको 15 दिनों के भीतर भीतर आकर के आपको अपना आर्टिकल लेना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर आर्टिकल इंलैंड पोस्ट का है तो 7 दिन के भीतर भीतर ऑफिस में आना होता है कस्टमर्स को या एड्रेसी को। अगर फॉरेन आर्टिकल है तो 15 डेज के भीतर भीतर आना होता है एड्रेसी को ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि फी फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज। अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स की सुविधा चाहिए तो आपसे यह पूछा गया है कि इसके लिए कितने चार्जेस लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स की सुविधा चाहिए तो उन्हें सालाना 150 रुपए और क्वार्टरली बेस पर 50 रुपए किराए के रूप में भुगतान करने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं अगर पोस्ट बॉक्स की जगह पर पोस्ट बैग लिखा हुआ होता क्वेश्चन में तो इसके लिए भी आंसर सेम होता कि पोस्ट बॉक्स हो चाहे पोस्ट बैग हो, दोनों के लिए किराया 1 साल के लिए 150 रुपए है और क्वार्टरली बेस पर जो चार्जेस हैं, रेंट का जो चार्ज है वो है 50 रुपए। प्रश्न में आपसे यह पूछा जाता है कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों ही लेने हैं तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सालाना 250 रुपए, क्वार्टरली बेस पर 80 रुपए चार्ज देने होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सालाना 150 रुपए और क्वार्टरली बेस पर 50 रुपए पे करने होते हैं अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट बॉक्स की सुविधा चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन। अगर किसी इंश्योर्ड आर्टिकल की वैल्यू 500 रुपए से ज्यादा है तो उस आर्टिकल का भुगतान विंडो डिलीवरी से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड बाय। किसी भी फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं उस लाइसेंस में 2 पोस्ट ऑफिसेस के नाम होते हैं। इन्हीं पोस्ट ऑफिसेस में इस फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स को कहां पर पोस्ट किए जा सकते हैं? ओनली 2 पोस्ट ऑफिसेस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इनलैंड ऑन फॉरेन आर्टिकल। सिंपली आपसे वही प्रश्न जो पहले भी पूछा गया था डैमेज कंडीशन वाला और डिटेन्ड वाला जो आर्टिकल है, दोनों के लिए सेम आंसर है। इनलैंड अगर आर्टिकल है तो 7 दिन, फॉरेन का अगर आर्टिकल है तो 15 दिन के लिए डिटेन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इज। अगर विंडो डिलीवरी टिकट अगर इशू की गई है, विंडो डिलीवरी की जो टिकट है वो किसी को दी गई है तो उसके लिए कितना पे करना होता है? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इश्यूड बाय। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कौन जारी करता है? तो फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस है वो हेड ऑफ द डिविजन्स के द्वारा
इशू किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि नाइट पोस्ट ऑफिसेज में एक्सटेंडेड अप टू एंड बाई, ये पूछा गया है कि नाइट पोस्ट ऑफिसेज के समय में वृद्धि कब तक की जा सकती है और कौन कर सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो नाइट पोस्ट ऑफिसेज के समय में वृद्धि रात 8:30 बजे तक की जा सकती है और डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट के द्वारा की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि फी फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग इज कंबाइन इज, आपसे यह पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है अगर किसी व्यक्ति कंबाइंड रूप से चाहता है तो उनको कितने चार्जेस पे करने हैं, कितनी फीस देनी है। तो पहले ही बताया हुआ है, सालाना बेस पर 250 रुपए और क्वार्टरली बेस पर 80 रुपए का भुगतान करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज, आइडेंटिटी कार्ड को अगर किसी को इशू कराना है तो इसके लिए कितना शुल्क देना होता है, कितने फीस देनी होती है। तो इसके लिए जो चार्जेस हैं वो है 9 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन 25 रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल फी फॉर ईच आर्टिकल इज, प्रत्येक आर्टिकल के लिए रिकॉल की जो फीस है वो कितनी लगती है। तो रिकॉल के लिए जो फीस है वो इनलैंड आर्टिकल के लिए जो चार्जेस हैं वो है 6 रुपए और फॉरेन आर्टिकल के लिए जो फीस है वो है 30 रुपए। तो आपसे पूछा गया है इनलैंड के लिए, तो इसका आंसर होगा 6 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फॉरेन आर्टिकल के केस में 30 रुपीज पे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि रिबेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रीसेट ऑफ मीटर इज, अगर किसी फ्रैंकिंग मशीन का जो मीटर है वो रीसेट किया जाता है तो उस समय पर रिबेट कितनी उपलब्ध होती है। तो इस केस में जो रिबेट उपलब्ध है वो है 3% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि विंडो डिलीवरी टिकट इज अ, विंडो डिलीवरी टिकट क्या होती है। तो विंडो डिलीवरी की जो टिकट है उसका मतलब है आईडी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसीज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस धारी है उनके लिए जो आईडी होती है उसे विंडो डिलीवरी टिकट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि एरर ऑन फ्रैंकिंग इंप्रेशन द रिफंड विल बी क्लेम्ड बाय फर्म और इश्यूड विद इन एंड ऑफ लेस डिडक्शन। सिंपली आपसे यह पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन के इंप्रेशन में अगर कोई गलती होती है तो किसी भी फर्म या इंस्टीट्यूट के द्वारा कितने समय में रिफंड करना होता है। तो रिफंड जब करना होगा वो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है 1 महीने की और जो डिडक्शन है वो कितना है 5% का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। विद इन 1 मंथ आपको रिफंड करना होता है, 5% ऑफ द लेस डिडक्शन रिफंड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन हैज, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू डाई, ऑप्शन नंबर बी लाइसेंस डाई। तो फ्रैंकिंग मशीन में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि फ्रैंकिंग मशीन मीटर रीसेट विल बी बेड वाई, फ्रैंकिंग मशीन का जो मीटर है उसे किसके द्वारा सेट या रीसेट किया जाता है। तो पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी इसे सेट या रीसेट कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि अ बुक इन विच इंप्रेशंस ऑफ ऑल स्टैम्प्स और सील होल्डिंग डेट इज कॉल्ड, यह पूछा गया है कि किसी बुक का नाम पूछा गया है, वो बुक कौन सी है जिसमें किसी भी स्टैम्प्स या जो सील्स हैं जिनमें डेट्स होती हैं, डेट स्टैम्प्स की बात करें या सील्स की बात करें, उनके जो इंप्रेशंस है, उनकी जो छाप है, उनको किस बुक में छापा जाता है, आपसे सिंपली ये पूछा गया है। तो उसका नाम है बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स, बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स में
स्टैम्प्स और सील्स जिनमें डेट्स होती हैं उनकी छाप ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशंस द प्रोप्राइटर मैनेजर और पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर विशिंग टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशंस फॉर सच न्यूज़पेपर शुड एड्रेस्ड टू, यानी कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशंस लेने हैं किस संबंध में, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के संबंध में, तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो एप्लीकेशंस है वो किन को भेजी जाती है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। तो जो एप्लीकेशंस है वो भेजी जाएंगी हेड ऑफ द डिविजन्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि एएमपीसी मींस विद रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के संदर्भ में एएमपीसी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी इज, फुल नेम ऑफ एएमपीसी इज। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। तो एएमपीसी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि फेसिंग मींस, फेसिंग का मतलब क्या होता है? तो एक से ज्यादा जब आर्टिकल्स हैं उनको इस तरीके से रखा जाए कि उनका जो एड्रेस है वो अप साइड में आ जाए, यानी कि इस तरीके से मान के चलते हैं कि ये आर्टिकल्स है, इनके जो एड्रेस है वो ऊपर की तरफ है, तो इनको इस तरीके से रखा जाएगा कि जब इनको पलट के देखेंगे तो इनका एड्रेस हमें दिखेगा, यानी कि अप साइड में एड्रेस होगा, उसे बोलते हैं फेसिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि केसेस इन विच द वेटमेंट सिस्टम में बी अडॉप्टेड, निम्नलिखित में से किस केस में वेटमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है द वेटमेंट सिस्टम में बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेल बिटवीन आरएमएस ऑफिसेस। आरएमएस की जो ऑफिसेज है इनके बीच में जब मेल्स का ट्रांसमिशन होगा उस केस में वेटमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो है यस। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, 2 में पूछा गया कि वेटमेंट सिस्टम में भी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स बिटवीन पोस्ट ऑफिसेस। जब दो पोस्ट ऑफिसेस के बीच में मेल्स का ट्रांसमिशन होगा उस समय भी वेटमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है यस। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, 3 में पूछा गया कि जो वेटमेंट सिस्टम है वो यूज किया जा सकता है जब आर्टिकल्स या जो डाक है वो आरएमएस ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के बीच में ट्रांसमिट की जाती है, तो इस स्टेटमेंट का भी आंसर है यस। और प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, इसलिए जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस व्हाट इज CWLA। PLI के संदर्भ में, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के संदर्भ में CWLA का मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो CWLA का पूरा नाम है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम लोग सुरक्षा पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्टेबल होल लाइफ CWLA के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि होल लाइफ एश्योरेंस है, नॉट इंश्योरेंस। ए होगा यहां पर, एश्योरेंस होगा, एश्योरेंस इसका होगा आंसर, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस नॉट इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि द वेट ऑफ अ बुक पैकेट शैल नॉट एक्सीड, किसी भी बुक पैकेट का वजन कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है? तो मैक्सिमम बुक पैकेट का वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया व्हाट इज IMTS विद रिगार्ड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के संदर्भ में IMTS का पूरा नाम क्या है? तो IMTS का पूरा नाम है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़पेपर्स बाय पोस्ट विल बी अंडर द कंडीशंस एप्लीकेबल टू इफ इट फेल्स टू रिन्यू बिफोर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशंस।
सिंपली ये पूछा गया है कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके जो लाइसेंस होते हैं किसी भी कारणवश उनको रिन्यू करना अगर कोई भूल जाता है एक्सपायरी से पहले, तो उन आर्टिकल्स को या उन न्यूज़पेपर्स को अगर पोस्ट किया जाता है तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो उनको ट्रीट किया जाएगा बुक पैकेट की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया व्हाट इज पिन इन पिन कोड। जब पिन कोड की हम बात करते हैं तो पिन कोड में पिन का पूरा नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो पिन की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि आपका बैंक आपके द्वार इज द स्लोगन ऑफ। आपका बैंक आपके द्वार स्लोगन किसका है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि सर्च बिल्स आर इश्यूड। सर्च बिल्स किसके लिए जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए टू ट्रेस अ बैग, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी टू ट्रेस अ बीपी आर्टिकल, वैल्यूएबल आर्टिकल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी टू ट्रेस इश्यूड आर्टिकल ऑफ द मेल, बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्च बिल्स जारी किए जा सकते हैं किसी भी बैग को ट्रेस करने के लिए, वैल्यूएबल आर्टिकल को ट्रेस करने के लिए, इश्यूड आर्टिकल को ट्रेस करने के लिए भी सर्च बिल्स इशू किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि व्हाट इज मिनिमम अमाउंट टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ऐसे अकाउंट को जब हम लोग खोलते हैं तो मिनिमम कितने अमाउंट से इस खाते को खोला जा सकता है? तो अपडेटेड डाटा के अनुसार इसका आंसर है 250 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि अ लेटर शुड नॉट वेट मोर देन। एक लेटर का वजन अधिकतम कितना हो सकता है? तो किसी भी लेटर का वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि अ बुक पैकेट पोस्टेड अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। किसी भी बुक पैकेट को पोस्ट कर दिया गया है अनपेड, यानी कि उस पर जितने भी चार्जेस लगने थे उनमें से किसी भी चार्ज का भुगतान नहीं किया गया है, बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया है। तो डिलीवरी के समय पर, वितरण के समय पर कितना चार्ज लिया जाएगा? तो वितरण के समय पर डबल द पोस्टेज लिया जाएगा, यानी कि जितना चार्ज लग रहा है उसका डबल चार्ज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। किसी भी बुक पैकेट को पोस्ट कर दिया गया है और उस पर जो चार्जेस है वो आधे अधूरे भुगतान वाले हैं। कहने का मतलब है कि 50 रुपए चार्ज लगना है तो 25 रुपए का ही भुगतान किया गया है, 25 रुपए बकाया है। तो वितरण के समय पर कितना चार्ज लगेगा? 2 गुना चार्ज लगेगा, यानी कि 50 रुपए लगेंगे। डबल अमाउंट ऑफ द डिफिशियंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि बुक पैकेट में कंटेन विच अमंग द फॉलोइंग। बुक पैकेट में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जा सकता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुक पैकेट के रूप में कुछ भी भेजना चाहता है तो वो क्या हो सकता है? तो न्यूज़पेपर को भी हम लोग बुक पैकेट में भेज सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो आंसर है बिल्कुल सही है, न्यूज़पेपर को हम लोग बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो पब्लिकेशंस हैं, बुक्स की पब्लिकेशंस हैं, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य जो पब्लिकेशंस हैं उन्हें भी हम लोग बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स को भी हम लोग बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। पार्चमेंट एंड कार्डबोर्ड इधर ब्लैंक हो या प्रिंटेड हो उससे भी हम लोग बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 में फिर से यही पूछा गया है कि बुक पैकेट कंटेनिंग विच अमंग द फॉलोइंग आर गिवन सरफेस ट्रांसमिशन अमंग विद फर्स्ट क्लास मेल्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। आपसे यह पूछा जा रहा है कि बुक पैकेट के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा जा सकता है? और पहला है ग्रीटिंग कार्ड। आपसे पूछा गया है कि क्या ग्रीटिंग कार्ड को बुक पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है क्या? बिल्कुल सही है, भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रिंटेड इन्विटेशंस की बात कर रहे हैं, प्रिंटेड इन्विटेशंस को भी भेजा जा सकता है क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें, करेक्ट कोर्ट समन्स, कोर्ट की जो समन्स है, समन भेजे जाते हैं कोर्ट से संबंधित,
या जो नोटिसेस भेजे जाते हैं या इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इन्हीं से संबंधित है और वो क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, तो क्या इसे बुक पैकेट के रूप में भेज सकते हैं? तो इसे हम लोग नहीं भेज सकते हैं, यानी कि ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया नो कम्युनिकेशंस ऑफ द नेचर ऑफ अ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन मे बी एनक्लोज्ड इन और रिटन अपॉन अ। किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन है, वो लेटर से संबंधित हो या कैरेक्टर से संबंधित हो, पर्सनल कम्युनिकेशन उसमें भेजे जाने हैं या एनक्लोज करना है, तो ये पूछा गया है कि किसे हम लोग नहीं सेंड कर सकते हैं या किसके रूप में नहीं भेजे जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो किसी भी बुक पैकेट में कोई भी लेटर या कोई कैरेक्टर या कोई पर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग एनक्लोज भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसे लिखित में भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि नो कार्ड बियरिंग द हेडिंग शैल बी ट्रांसमिटेड अपॉन एज आ बुक पैकेट। किसी भी कार्ड पर अगर कोई भी हेडिंग लगी हुई है और वो ही हेडिंग पूछी गई है आपसे कि कौन सी हेडिंग के साथ में कोई कार्ड बुक पैकेट के रूप में ओपन तरीके से नहीं भेजा जा सकता है, तो किसी भी कार्ड पर अगर लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड, तो उस कार्ड को बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ अ बुक पैकेट इन अदर देन रोल फॉर्म। यानी कि जो बुक पैकेट्स हैं उसकी जो मैक्सिमम डायमेंशंस है, रोल फॉर्म की बात वो लोग नहीं कर रहे हैं, अदर देन रोल फॉर्म का सवाल आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम डायमेंशंस का सवाल पूछा गया है, बुक पैकेट से संबंधित पूछा गया है। तो बुक पैकेट के लिए मैक्सिमम डायमेंशंस की जो लिमिट्स है अदर देन रोल फॉर्म वो है 60 इंटू 30 इंटू 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन 52 में पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशंस ऑफ अ बुक पैकेट इन अदर देन रोल फॉर्म। यहां भी सेम प्रश्न, लेकिन मिनिमम डायमेंशंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, बुक पैकेट से संबंधित सवाल है और अदर देन रोल फॉर्म आपसे सवाल पूछा गया है। तो अदर देन रोल फॉर्म बुक पैकेट के लिए मिनिमम डायमेंशंस की जो लिमिट है वो है 10 इंटू 70 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर 10 इंटू 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया कि द वेट ऑफ अ बुक पैकेट शैल नॉट एक्सीड। बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो बुक पैकेट के लिए मैक्सिमम वेट की लिमिट है वो है 5 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इज ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब अ लोअर लिमिट ऑफ वेट फॉर बुक पैकेट्स नॉर्मली मैक्सिमम 5 kg फॉर एंड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस और ऑफिस। बेसिकली ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट की जो नॉर्मली लिमिट है वो है 5 kg, 5 किलोग्राम से ज्यादा का कोई भी बुक पैकेट बुक नहीं किया जाता है। लेकिन किसी निश्चित पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस लिमिट को 5 किलोग्राम की लिमिट को नीचे कर सकता है, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम कर सकता है, ये अधिकार किसके पास में है। तो ये जो अधिकार है वो डीजी पोस्ट के पास में, डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज के पास में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि इफ अ बुक पैकेट इज फाउंड टू कंटेन एनीथिंग नॉट परमिटेड बाय द रूल्स और टू बी पैक्ड इन अ मैनर नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स इट शुड बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद। कोई भी बुक पैकेट जिसमें ऐसी कोई वस्तु भेजी जा रही है जो कि उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग वो परमिटेड नहीं है, वो निषिद्ध है और उसकी पैकिंग भी गलत तरीके से की गई है, यानी कि वो जो पैकिंग है वो भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि उसके अंदर जो भी मटेरियल है
और जो भी पैकिंग है दोनों ही रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वितरण के समय पर उन पर किस तरीके से चार्ज किया जाएगा ये पूछा गया है। तो पार्सल्स की जो पोस्टेज चार्जेस है या जो लेटर की जो पोस्टेज चार्जेस है, दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेस उनसे वितरण के समय पर लिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि इफ अ बुक पैकेट इज फाउंड टू बी इन द एक्सेस ऑफ ईदर द प्रिस्क्राइब्ड साइज और अ प्रिस्क्राइब्ड वेट इट शैल बी। आपसे यह पूछा गया कि कोई भी बुक पैकेट है जिसका जो वजन है या साइज है, या तो वजन की बात करें या डायमेंशंस की बात करें, साइज की बात करें, आकार की बात करें, वो दोनों ही या दोनों में से कोई एक भी ज्यादा है, एक्सेस है, या तो लिमिट क्रॉस कर रहा हो या साइज की कंडीशंस को अगर कोई बुक पैकेट क्रॉस कर रहा है तो उनके साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो ऐसी बुक पैकेट्स को प्रेषक के पास भेज दिया जाएगा और उन्होंने जो भी पोस्टेज का भुगतान किया है उसका किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में द स्पेशल रेट्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर सेटिस्फाइड। सवाल आपसे यह पूछा गया है कि बुक पैकेट्स जिनमें प्रिंटेड बुक्स हैं इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशंस सही हैं या सेटिस्फाइड है, आपसे यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि सच बुक पैकेट्स सेल नॉट कंटेन्स एनी पब्लिकेशंस पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि जो बुक पैकेट्स जिनमें प्रिंटेड बुक्स जाती हैं उनमें ऐसी कोई भी पब्लिकेशंस से बुक पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बुक पैकेट्स में ऐसी कोई भी पब्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद में पब्लिश की जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी में है ईच बुक इन सच बुक पैकेट शैल नॉट कंटेन द नेम ऑफ प्रिंटेड और पब्लिशर्स। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रिंटेड बुक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी नाम शामिल नहीं होगा, चाहे वो प्रिंटिंग अथॉरिटीज की बात करें या पब्लिकेशंस की बात करें। स्टेटमेंट नंबर बी भी सही है। स्टेटमेंट नंबर सी में है कि ईच बुक इन सच बुक पैकेट्स शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेड मैटर बट शैल नॉट कंटेन एनी एडवर्टीजमेंट अदर देन इंसिडेंटल अनाउंसमेंट्स और लिस्ट ऑफ बुक्स। ये पूछा गया है स्टेटमेंट नंबर 3 में या ऑप्शन नंबर 3 में कि ऐसी बुक पैकेट्स में ऐसी बुक्स शामिल हो सकती है जिसमें प्रिंटेड मैटर्स हो, लेकिन ऐसी बुक पैकेट्स या ऐसे मटेरियल को नहीं बेच सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, इंसिडेंटल अनाउंसमेंट और लिस्ट ऑफ बुक्स के अलावा। तो स्टेटमेंट नंबर ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि द स्पेशल रेट्स ऑफ पोस्टेज इन रेस्पेक्ट ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटिकल्स शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर सेटिस्फाइड। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। यहां प्रश्न पूछा गया है बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटिकल्स के बारे में। स्टेटमेंट नंबर 1 में है कि दैट इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ बुक एक्ट 1867। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ऐसे बुक पैकेट्स या ऐसे न्यूज़पेपर्स को कहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ बुक एक्ट 1867 के अंतर्गत ऐसे रजिस्ट्रार्स को, न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रार्स को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी में कि बुक पैकेट
कंटेनिंग पेडिकल्स में ऐसे पेडिकल्स हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस को प्रिंट किया गया हो, चाहे वो फर्स्ट पेज पर हो या लास्ट पेज पर हो, और एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर द इंडिया अंडर नंबर, यानी कि इस तरीके का स्टेटमेंट होना चाहिए यहां से लेकर के ये वाला, और जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो यहां पर फिल हुआ होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन से मैंने को पोस्ट किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स। अगर पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स को पोस्ट किया जा रहा है और वो अनपेड है या इनसफिशिएंटली पेड है, इस संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपसे पूछा गया है। तो इनके लिए जो रूल्स है वो ये है कि ऐसे पैकेट्स को अगर वो अनपेड है उस केस में डबल द पोस्टेज चार्ज करते हुए इनको पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो इनसफिशिएंटली प्रीपेड है तो उस केस में जितनी भी उनकी डिफिशियंसी है उसका डबल अमाउंट लेकर के इन्हें पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया व्हाट इज द पीरियड फॉर प्रिफरिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स। पोस्टल ऑर्डर्स के संबंध में मिसकैरेज की बात करें, लॉस और डिस्ट्रक्शंस की बात करें, इस संबंध में जो कंप्लेंट्स है उसके लिए टाइम लिमिट्स कितनी है ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए टाइम लिमिट्स है कि जिस मंथ में पोस्टल ऑर्डर्स को दिया गया है या जारी किया गया है उसके लास्ट डे के बाद में, यानी कि जैसे 15 तारीख को इशू किया है, 15 जनवरी को इशू किया है, तो 31 के बाद में, यानी कि जिस दिन इसे जारी किया गया, जिस महीने में जारी किया गया है उसके 12 महीने बाद 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द इशू। 15 जनवरी को इशू किया है तो 15 जनवरी का मतलब है 31 जनवरी, 31 जनवरी से लेकर के 12 मंथ तक ऐसी कंप्लेंट्स को हम लोग दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है व्हाट इज द पीरियड ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट। इनलैंड पोस्ट से संबंधित जो कंप्लेंट्स हैं उनके लिए समय पीरियड कितना है, कितना उसके लिए समय अवधि है, ये पूछा गया है। तो इनलैंड पोस्ट के माध्यम से जो भी कुछ भी आपने भेजा, सामान्यतः उसके लिए जो लिमिट्स हैं वो है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया कि व्हेन द लास्ट डे फॉर द पेमेंट ऑफ एनी पोस्टल ड्यूज और फॉर द रिसीप्ट ऑफ सम ड्यूज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस फॉल ऑन अ संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, देन विच शैल बी टेकन एज द लास्ट डे फॉर सच ट्रांजेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऐसा कोई भी ऑर्डर है जिसके लिए ये कह दिया गया है कि 15 अगस्त तक आपको ये कार्य करना है। 15 अगस्त को आपकी छुट्टियां है, किसकी है, पोस्टल हॉलीडेज है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज रहती है, राष्ट्रीय छुट्टियां रहती हैं। या फिर किसी ऐसी तारीख दे दी, 20 अगस्त दे दिया, 20 अगस्त को आपकी छुट्टियां हैं और 20 अगस्त को ही दे दी आपकी लास्ट डेट किसी भी काम के लिए, तो इस लास्ट डेट को क्या समझा जाएगा, छुट्टी वाले दिन को भी काउंट किया जाएगा क्या लास्ट डेट में। तो ऐसी लास्ट डेट्स के बाद में जो भी वर्किंग डे आएगा, जैसे 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आएगा, 16 अगस्त को लास्ट डेट मानेंगे। 20 अगस्त को अगर संडे है तो 21 अगस्त को लास्ट डे मानते हुए जो ट्रांजेक्शन्स है, चाहे वो किसी पोस्टल ड्यूज के लिए कोई पेमेंट करना हो, चाहे रिसीप्ट से संबंधित कुछ भी हो, इस तरीके से उनके साथ में ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, इसके लिए सही आंसर होगा द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द ड्यू डेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए
सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कि अंडर द ऑल अप स्कीम, एक स्कीम चली थी उसका नाम था ऑल अप। अप का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर उठाना किसी चीज को, अप मीन्स होता है ऊपर उठना। अंडर द ऑल अप स्कीम विच क्लास ऑफ आर्टिकल्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया वेयर एवर सच अ कन्वेंस इज अवेलेबल। इसमें यह पूछा गया है कि ऑल अप स्कीम के तहत किस श्रेणी के आर्टिकल्स को हवाई माध्यम से भेजा गया था इंडिया के भीतर जहां पर यह हवाई माध्यम की सुविधा उपलब्ध थी, यह पूछा गया है। तो ऑल अप स्कीम्स में, ऑल अप जो स्कीम चली थी उसमें सभी प्रकार की जो फर्स्ट क्लास की जो मेल्स थी उनको बाई एयर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया था, जहां पर भी एयर ट्रांसमिशन की सुविधाएं उपलब्ध थी इंडिया के भीतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया कि विच क्लास ऑफ आर्टिकल आर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज फर्स्ट क्लास मेल बट नो एयर लिफ्ट इज अलाउड अनलेस दे वियर द रिक्वायर्ड सरचार्जेस। प्रश्न 64 में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के आर्टिकल्स को शॉर्टिंग करते समय फर्स्ट क्लास की मेल समझा जाएगा, लेकिन उन्हें बाई एयर उन्हें नहीं भेज सकते, कब तक, जब तक इस तरीके का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि एयर सरचार्ज का अगर किसी ने भुगतान नहीं किया गया है और सॉर्टिंग करते समय उस आर्टिकल को फर्स्ट क्लास में उसे सॉर्ट किया गया है, तो उस आर्टिकल की श्रेणी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको सॉर्टिंग करते समय फर्स्ट क्लास की मेल की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उन्हें हवाई माध्यम से तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हवाई शुल्कों का ये लोग भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज कंटेन इन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, असत्य है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल पोस्टल ऑफिसर्स आर फॉरबिडन अंडर पेन ऑफ डिसमिसल फॉर मेकिंग पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन कमिंग टू देयर नॉलेज इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल्स ड्यूटीज। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। सभी प्रकार के ऑफिशियल्स को इस बात के लिए मना की गई है, किसी भी कंडीशंस की बात करें कि पब्लिक इंफॉर्मेशंस उनको नहीं देनी है टू देयर नॉलेज इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल्स ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर बी में कि एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस टू सेल पोस्टेज स्टैम्प शुड बी एड्रेस टू द लोकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस। बिल्कुल सही है, किसी व्यक्ति को पोस्टेज स्टैम्प से संबंधित पोस्टेज स्टैम्प अगर किसी को भेजनी है इस संबंध में लाइसेंस जारी किया जाता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो लोकल के होते हैं। इस संबंध में जो एप्लीकेशन है वो उनके लिए भेजी जाती है। स्टेटमेंट नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति को पोस्टेज स्टैम्प सेल करने का लाइसेंस प्राप्त करना है तो वो लोकल के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैं वहां पर एप्लीकेशन को भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी, द पोस्ट ऑफिस विल नॉट नॉर्मली रिफंड, यानी कि सामान्यतः वो रिफंड नहीं करती है पोस्ट ऑफिस, किसके लिए, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड आइटम ऑफ पोस्टेज स्टैम्प स्टेशनरी और एक्सचेंज देम फॉर अदर डिनोमिनेशंस और काइंड ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी। बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने आपसे 2-2 रुपए की 20 टिकट ली, यानी कि आपसे 40 रुपए की कोई टिकट लेकर के गया है, या आपसे कोई और स्टेशनरी लेके गया। ये व्यक्ति आकर के पोस्ट ऑफिस में आकर के ये कहता है कि मुझे 5 रुपए की 8 टिकट दे दी जाए जो कि 40 रुपए की होती है, यानी कि मुझे या तो मेरी डाक टिकटों को आप एक्सचेंज कर दो या मुझे पैसा रिफंड कर दो। तो सामान्यतः ऐसे जो रिफंड है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं किए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स आर एब्सोल्युटली forbidden to affix stamps to letters or other articles brought to the post offices। सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति आकर के पोस्ट ऑफिस में आकर के लेटर्स वगैरह लेके आया, कोई भी पोस्टल आर्टिकल के लेकर के आया और डाक टिकट भी साथ लेकर के आता है और ये कहता है कि डाक टिकटों को चिपकाने का कार्य डाक कर्मियों का है, डाक कर्मचारियों का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली फॉरबिडन है, यानी कि आवश्यक रूप से आप लोग इस कार्य के लिए मना कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का कोई भी ऑफिशियल इस तरीके से बाध्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आता है, अपने लेटर्स लेके आता है, आर्टिकल्स लेके आता है, टिकट लेके आता है और वो कहता है कि इस पर आप लोग हमारे टिकटों को चिपकाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉय है वो मना कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स आर नॉट बाउंड टू गिव चेंज और टू वेट फॉर द पब्लिक लेटर्स और द अदर आर्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर बीइंग एक्सेप्टेड फॉर बुकिंग। पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स इस बात के लिए बाउंड नहीं किए गए हैं कि वो किसी भी तरीके से चेंज दे, यानी कि चेंज से मतलब है, खुले पैसे से मतलब है कि 10 रुपए का कोई आर्टिकल है या कोई स्टेशनरी है या कोई टिकट है, 10 रुपए की किसी व्यक्ति ने टिकट ली और उसने दे दिया 100 रुपए का नोट। पोस्ट ऑफिस में या उस काउंटर पर 100 रुपए के चेंज नहीं है, तो इस बात के लिए पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स बाउंड नहीं है कि वो 100 रुपए के चेंज मार्केट से ला करके या किसी अन्य जगह से ला करके दे, यानी कि चेंज देने के लिए वो लोग पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स बाउंड नहीं है। ये कस्टमर्स की जिम्मेदारी है कि जितने रुपए की आपने स्टेशनरी ली है या डाक टिकट ली है उतने रुपए आपको देने होंगे। अगर चेंज ऑफिस में अवेलेबल है तो चेंज प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, नहीं है तो बाउंड नहीं है। दूसरा, अगर कोई आर्टिकल बुकिंग के लिए दिया है तो उस केस में किसी भी लेटर या आर्टिकल का वेट किया जा सकता है। अदर लेटर या आर्टिकल्स का वेट करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया सेकंड क्लास मेल्स आर फॉरवर्डेड बाय एयर ट्रांसमिशन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सेकंड क्लास की जो मेल्स है, फर्स्ट क्लास की मेल्स के अलावा जो मेल्स है उनको सेकंड क्लास की मेल्स में रखा गया है। तो सेकंड क्लास की मेल्स है उन्हें एयर ट्रांसमिशन कब दिया जा सकता है, उन्हें बाई एयर कब भेजा जा सकता है, उन्हें बाई एयर तब भेजा जा सकता है जब दे आर मार्क्ड फॉर इट्स ट्रांसमिशन, यानी कि उस पर इस तरीके कोई भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसे बाई एयर ट्रांसमिट करना है, या फिर इस संबंध में उन्होंने जो हवाई चार्जेस लगते हैं उनको उन्होंने भुगतान कर दिया है, तो भी इन्हें बाई एयर भेजा जा सकता है। दोनों ही कंडीशंस में अगर इस पर मार्क लगा हुआ है कि उन्हें बाई ट्रांसमिट एयर ट्रांसमिशन देना है तो भी एयर के माध्यम से उनको भेजा जा सकता है। एयर चार्जेस, हवाई शुल्क, एयर सरचार्जेस अगर उन्होंने पे कर दिए हैं, जो भी लगने हैं वो पे कर दिए हैं, तो भी इनको बाई एयर भेजा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रीटेड एज आर्टिकल ऑफ द सेकंड क्लास मेल। निम्नलिखित में से किन्हें सेकंड क्लास के मेल्स के आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट बुक पैकेट्स, दूसरा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तीसरा पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स, चौथा है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिसे शॉर्ट में BLP भी बोला जाता है। तो सेकंड क्लास की जो मेल्स हैं उनमें बुक पैकेट्स के साथ साथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स को रखा गया है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ चेक बाय पोस्ट ऑफिसेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है और संदर्भ क्या है पोस्ट ऑफिस के चेक को एक्सेप्ट करने के लिए,
यानी कि अगर किसी चेक को पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्ट किया जाना है, इस संबंध में कौन से स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 में द अमाउंट ऑफ ईच सच चेक इज नॉट लेस देन 20, यानी कि 20 रुपीज से नीचे का कोई भी चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नंबर 2 में पूछा गया कि पोस्टमैन आर ऑथराइज टू एक्सेप्ट चेक। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल गलत है। पोस्टमैन ऑथराइज नहीं है चेक को एक्सेप्ट करने के लिए। चेक सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है, 2 गलत है और आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, इसका मतलब है ओनली 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। विलेज की जो पोस्टमैन है उनके द्वारा गांवों में या ग्रामीण एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 विलेज पोस्टमैन कैरी अ स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी ऑफ द मोर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज डिनोमिनेशंस फॉर द सेल ऑफ रूरल पब्लिक। कहने का मतलब यह है कि विलेज पोस्टमैन के द्वारा कुछ अमाउंट में छोटा सा ही स्टॉक हो, भले ही हो, पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी का अपने साथ लेकर के रखना होता है, जिससे कि ग्रामीण एरिया में रूरल की जो जनता है, ग्रामीण जो जनता है, गांवों के जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स या स्टेशनरी को खरीदना तो उनको सेल करने के लिए वो छोटा मोटा स्टॉक अपने पास में हमेशा रखते हैं, ये पूछा है। तो स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में पूछा गया कि कीप अ स्टॉक ऑफ द कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स। स्टेटमेंट नंबर 2 में यह बताया गया है कि सामान्यतः यूज होने वाला पोस्टल के फॉर्म्स जैसे कि एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म्स है, चाहे किसी खाते को खोलने वाले फॉर्म्स है, ये जो छोटा मोटे फॉर्म्स या जो दैनिक कार्यों में यूज होने वाले जो फॉर्म्स है उनका स्टॉक भी विलेज पोस्टमैन रखते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। बात करें स्टेटमेंट नंबर 3 की, 3 में पूछा गया ऑथराइज टू बुक रजिस्टर्ड लेटर एंड पोस्ट कार्ड टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच, यानी कि वो लोग रजिस्टर्ड लेटर्स के साथ साथ पोस्ट कार्ड को भी बुक कर सकते हैं जिससे कि वो आगे डिस्पैच किए जा सके। स्टेटमेंट नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट क्लास मेल। आपसे यह पूछा गया कि फर्स्ट क्लास की मेल में निम्नलिखित में से कौन सी मेल नहीं आती है, आपसे यह पूछा गया है। कहने का मतलब है कि इन चारों में से 3 फर्स्ट क्लास की मेल्स हैं और 1 सेकंड क्लास की मेल है। तो फर्स्ट क्लास की मेल्स में लेटर्स आते हैं, पोस्ट कार्ड आते हैं और लेटर कार्ड्स आते हैं, लेकिन जो ब्लैंक लिटरेचर पैकेट्स हैं जिसे शॉर्ट में BLP भी बोला जाता है, ये सेकंड क्लास की मेल्स हैं और आपसे पूछा भी यही गया है कि फर्स्ट क्लास की मेल कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक लिटरेचर पैकेट्स को सेकंड क्लास की मेल्स में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में अंडर विच एक्ट द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑल लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स विद इन इंडिया अलॉन्ग विद द incidental services of collecting, delivering, etc. is reserved to the central government and is exercised through the post offices। ये पूछा गया है कि किस नियम के तहत एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग किसकी, लेटर्स की, पोस्ट कार्ड्स की, इंडिया के भीतर जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये जो सर्विसेज है चाहे वो कलेक्ट करने की हो चाहे डिलीवर करने की हो, कोई भी सर्विसेज हो, किस नियम के तहत ये सारे प्रावधान है ये पूछा गया है। तो ये जो सारे प्रावधान है वो पोस्ट ऑफिस एक्ट में लिखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया कि आर्टिकल्स एड्रेस टू द डिसीज्ड पर्संस आर ऑर्डिनरी डील्ड विद इन द सेम मैनर एज, यानी कि जो आर्टिकल्स डिसीज्ड पर्संस के लिए
जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन लोगों के लिए अगर किसी आर्टिकल को भेजा गया है तो उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है? तो जैसा ट्रीटमेंट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स के लिए किया जाता है उसी तरीके का ट्रीटमेंट उन आर्टिकल्स के साथ में किया जाता है जो कि डिसीज्ड पर्संस के लिए भेजे गए होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया अ लेटर शुड नॉट वेट मोर देन, किसी भी लेटर का वजन अधिकतम कितना हो सकता है? तो एक लेटर का वेट 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया व्हाट एक्शन विल बी कॉज्ड ऑन अ लेटर कार्ड पोस्टेड इनफ्रिंजिंग द कंडीशंस। इनफ्रिंजिंग द कंडीशंस का मतलब ये है कि जो कंडीशंस निर्धारित की गई है उनको अगर कोई लेटर कार्ड फॉलो नहीं करता है पोस्ट करने के समय पर उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो इनके साथ में उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसा कि लेटर्स के साथ में किया जाता है, यानी कि इट विल बी टेक्स्ट एज अ लेटर एंड डबल द डिफिशियंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड। कहने का मतलब है कि उनके साथ में लेटर की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेटर पर जिस तरीके से चार्जेस लिए जाते हैं उसी तरीके से चार्जेस पोस्ट लेटर कार्ड्स के लिए भी किए जाएंगे जब वो कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया कि लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। अगर किसी लेटर को पोस्ट किया गया है इनसफिशिएंटली, वितरण के समय पर उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा या कितना शुल्क लिया जाता है ये पूछा गया है। तो जितने की डिफिशियंसी होगी उसका डबल अमाउंट चार्ज किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया कि इफ एन इनलैंड पोस्ट कार्ड बी एड्रेस टू अ कंट्री सर्व्ड बाय द फॉरेन पोस्ट इट विल बी ट्रीटेड एज। अगर इनलैंड पोस्ट कार्ड को उस कंट्री के लिए भेजा गया है जिसके लिए, कहने का मतलब है कि इनलैंड पोस्ट कार्ड को उस कंट्री के लिए भेजा गया है जहां फॉरेन पोस्ट के माध्यम से उस कंट्री में सर्विसेज तो दी जा रही है, लेकिन उस इनलैंड पोस्ट कार्ड के साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? उस इनलैंड पोस्ट कार्ड को इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड माना जाएगा और रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशंस टू फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज कंट्रीज फॉर विच इनलैंड सरफेस रेट ऑफ पोस्टेज अप्लाई इज नॉट परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर। कहने का मतलब ये है कि आईएलसी को कम्युनिकेशंस के लिए फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजा गया है, लेकिन कुछ कंट्रीज के लिए जब इनलैंड लेटर कार्ड से भेजे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए तो उन पर इनलैंड सरफेस रेट के जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं, किनको छोड़ करके नॉट परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर, ये आपसे पूछा गया है। और इस कैटेगरी में जो नाम आएंगे वो है पाकिस्तान एंड नेपाल, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में अ लेटर पोस्टेज अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। किसी लेटर को अनपेड तरीके से पोस्ट कर दिया गया है तो भुगतान के समय पर, वितरण के समय पर उनसे किस तरीके के चार्जेस लिए जाएंगे, किस तरीके के शुल्क लिए जाएंगे? वितरण के समय पर ऐसे लेटर्स को डबल द पोस्टेज चार्ज किया जाएगा, यानी कि अगर बकाया 1 रुपए का है तो 2 रुपए उनसे चार्ज लिए जाएंगे, डबल द पोस्टेज उनसे ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस रिप्लाई कार्ड।
बिजनेस रिप्लाई कार्ड से संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स या एनवलप्स या लेबल्स मे बी प्रिंटेड इन इंग्लिश, हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स या एनवलप्स या लेबल्स को इंग्लिश में भी प्रिंट कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में भी प्रिंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में द नेम ऑफ द पोस्ट टाउन शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन इंग्लिश एट द एंड, यानी कि एंड में जो पोस्ट टाउन का जो नाम है वो इंग्लिश में मेंशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि ए बिजनेस रिप्लाई कार्ड शेल नॉट बी फोल्डेड, कट और अदरवाइज अल्टर्ड, यानी कि एक बिजनेस रिप्लाई कार्ड को ना तो फोल्ड किया जा सकता है, ना कट किया जा सकता है, ना ही उसमें किसी प्रकार के कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद द रिगार्ड टू आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवलप्स। ट्रांसपेरेंट एनवलप्स में भेजे जाने वाले आर्टिकल्स से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1 में आर्टिकल सेंट इन एनवलप्स विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट, यानी कि आर्टिकल्स जिनको एनवलप्स में भेजा जा रहा है और वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है तो इनको बाय पोस्ट ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में एक आर्टिकल्स इन एनवलप्स विद अ ट्रांसपेरेंट पैनल will however be transmitted by post provided address must be clearly readable through the panel and no other communication should be visible through the panel so as to affect the clarity of the address। सिंपली इसमें यह है कि इस तरीके का कोई भी लिफाफा है, यहां से अगर वो ट्रांसपेरेंट है, इस ट्रांसपेरेंट वाली जगह से सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पता चलना चाहिए और एड्रेस भी क्लियर होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, जिससे उस एड्रेस को पढ़ा जा सके, समझा जा सके और उस आर्टिकल को आगे फर्दर ट्रांसमिट किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है इफ एनी पोस्टल आर्टिकल कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस इज फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर। अगर ऐसा कोई भी पोस्टल आर्टिकल किसी भी तरीके से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है या किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो ऐसे आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, आरटीएस कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया व्हाट इज द फी फॉर रिन्यूअल ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज। बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज के लिए रिन्यूअल की फीस क्या है, उसके लिए चार्जेस है वो है 100 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया इफ एनी कंडीशंस रिगार्डिंग द साइज एंड थिकनेस इज इनफ्रिंज द पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज। अगर पोस्ट कार्ड से संबंधित कोई भी साइज या थिकनेस से संबंधित अगर कोई भी कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करेगा तो पोस्ट कार्ड के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो कोई भी पोस्ट कार्ड जो कि साइज और थिकनेस से संबंधित जो भी रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनका उल्लंघन करेगा तो उस पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर। अगर किसी पोस्ट कार्ड को प्राइवेट तरीके से बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, इस संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में सिंगल एंड रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज पोस्ट कार्ड्स प्रोवाइडेड दैट द पोस्टेज इज प्रीपेड इन फुल। कहने का मतलब ये है कि जब भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के जो पोस्ट कार्ड है, चाहे वो सिंगल हो चाहे रिप्लाई पोस्ट कार्ड्स हो, उनको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा बाय पोस्ट अगर उनके जो पोस्टेज चार्ज पूरी तरीके से प्रीपेड है तो उस केस में। तो ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पोस्ट कार्ड की जो डायमेंशंस है प्राइवेट मैन्युफैक्चरर की जो पोस्ट कार्ड है उसका जो मैक्सिमम डायमेंशंस है वो 15 सेंटीमीटर बाई 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम की बात करें तो 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर से कम का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डायमेंशंस है वो इतने से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम की डायमेंशंस ये है, मिनिमम वाली ये है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, फोल्डेड पेपर टाइप पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर मेड बाई फोल्डिंग एंड पेस्टिंग टुगेदर 2 or more layer of paper cannot be transmitted by post as a पोस्ट कार्ड। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के पोस्ट कार्ड को फोल्डर पेपर टाइप की बात करें, 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स के जो पेपर्स हैं उनको पेस्ट कर दिया जाए एक साथ में या फोल्ड कर दिया जाए, उन्हें बाई पोस्ट ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज इज रिन्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एवरी ईयर। बिजनेस रिप्लाई की जो सर्विसेज है प्रत्येक साल के मार्च के महीने में रिन्यू की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। 86 में पूछा गया पर्सन हु विशेस टू अवेल बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज should not take permission from the। कहने का मतलब यह है कि जो लोग बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज को लेना चाहते हैं वो कहां से परमिशन लेते हैं। कहने का मतलब है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज से संबंधित एप्लीकेशंस कहां पर दी जाती है, तो एप्लीकेशंस या जो परमिशंस है वो कौन देगा, परमिशन देंगे हेड ऑफ द डिविजन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया कि लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट प्रोवाइडेड दे कंफर्म टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। कहने का मतलब है कि लेटर कार्ड्स जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर वाले हैं इंडिया पोस्ट के द्वारा ट्रांसमिट किए जा सकते हैं किन किन शर्तों पर, जो शर्त नीचे दी गई है इनमें से पूछा गया है। द वेट ऑफ अ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड द 3 ग्राम्स। 3 ग्राम से ज्यादा का कोई भी लेटर कार्ड प्राइवेट मैन्युफैक्चरर का नहीं होना चाहिए, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 8 में जो 3 ग्राम की जो कंडीशंस दी गई है ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका आंसर अभी 5 ग्राम्स है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और यहां पर भी हम लोग करेक्शन कर देते हैं, 3 ग्राम्स की जगह पर यहां पर ऑप्शंस में दे देते हैं 5 ग्राम्स। तो द वेट ऑफ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड 5 ग्राम्स बिल्कुल सही है। 5 ग्राम से ज्यादा का लेटर कार्ड का वजन नहीं हो सकता है, चाहे वो लेटर कार्ड प्राइवेट मैन्युफैक्चर से ही क्यों ना बनाया हुआ हो। तो पहले इसका आंसर 3 ग्राम था, अभी 5 ग्राम है और 5 ग्राम ही हम लोग इसको यहां पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है द डायमेंशंस ऑफ अ लेटर कार्ड व्हेन अनफोल्डेड और फोल्डेड आर विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड। बिल्कुल सही है कि जो डायमेंशंस है लेटर कार्ड्स की बात करें, चाहे वो फोल्डेड कंडीशंस में हो चाहे अनफोल्डेड कंडीशंस में हो, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो लेटर कार्ड प्राइवेट मैन्युफैक्चरर का हो चाहे पोस्ट ऑफिस द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा, दोनों की जो लिमिट्स है वो दोनों सेम है। वेट की भी लिमिट सेम है, डायमेंशंस की भी लिमिट बिल्कुल सेम है। ऑप्शन नंबर सी में देयर शैल बी प्रिंटेड ऑन द आउटसाइड एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द एड्रेस साइड ऑफ एवरी फोल्डेड लेटर इंटेंडेड फॉर इनलैंड ट्रांसमिशन द वर्ड इनलैंड लेटर कार्ड्स। सिंपली इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉर्नर है वहां पर ILC लिखा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, यानी कि 5 ग्राम से ज्यादा का वजन नहीं हो सकता। फोल्डेड और अनफोल्डेड कंडीशंस में जो लिमिट्स है वो भी दोनों जगह पर सेम है, चाहे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर की बात करें चाहे पोस्ट ऑफिस द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वर्ड भी इनलैंड लेटर कार्ड लिखना कंपलसरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया कि इफ एन इनलैंड लेटर कार्ड ILC एड्रेस टू अ फॉरेन कंट्रीज इज पोस्टेड देन हाउ सच एन आर्टिकल इज ट्रीटेड। इनलैंड लेटर कार्ड को फॉरेन कंट्रीज के लिए किसी ने पोस्ट कर दिया है
तो इस इनलाइन लेटर के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा ये पूछा गया है। तो ऐसे इनलाइन लेटर कार्ड को भी इनसफिशिएंटली पेड लेटर की तरह माना जाएगा और उसी तरीके से उनके साथ में चार्जेस या अन्य तरीके से व्यवहार किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि अ पर्सन हु विशेस टू ऑब्टेन अ रिप्लाई फ्रॉम हिज क्लाइंट विदाउट पुटिंग हिम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द पेइंग द पोस्टेज चार्जेस मे यूज विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस। एक व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसके किसी भी चीज का रिप्लाई करे, किसी भी लेटर या किसी भी चीज का रिप्लाई करे, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आए पोस्टेज चार्जेस के रूप में, तो वो कौन सी सर्विस को यूज करेंगे ये पूछा गया आपसे। तो इस व्यक्ति को बिजनेस रिप्लाई सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि द रेंटर विल नॉट हैव एनी राइट टू गेट डिलीवरी थ्रू द पोस्ट बॉक्स ऑफ एन आर्टिकल एड्रेस टू हिम विदाउट विच अमंग द फॉलोइंग। किसी भी पोस्ट बॉक्स का जो रेंटर है उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो पोस्ट बॉक्स के तहत किसी भी आर्टिकल को उसके लिए भेजा जाए, कब तक, जब तक उसका पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं होगा। अगर पोस्ट बॉक्स का नंबर है तो उस व्यक्ति को ऐसे आर्टिकल्स डिलीवर्ड किए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। पोस्ट बॉक्स नंबर होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स एड्रेस टू स्टूडेंट्स एंड इनमेट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी डिलीवर्ड टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ। जो रजिस्टर्ड लेटर्स या जो पार्सल्स है किसी स्टूडेंट के नाम पर दिए गए हैं या उस संस्था जो कि शैक्षणिक संस्था है उसके स्टूडेंट्स के लिए हो या अन्य किसी व्यक्ति के लिए है, वो डिलीवर कर दिए जाते हैं किसको, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो उस संस्था का हेड होगा उसको। इसके लिए किसकी अप्रूवल होना जरूरी है, तो इस केस में जो अप्रूवल है वो हेड ऑफ द सर्किल की होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आर इशूड टू। पोस्ट ऑफिस के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स किसके लिए जारी किए जाते हैं, तो वो लिटरेट पर्संस के लिए जारी किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड्स आर वैलिड फॉर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। जारी करने की तारीख से लेकर के जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए जाते हैं वो कब तक वैलिड रहते हैं, तो डेट ऑफ इशू से लेकर के 3 साल की अवधि होने तक ये जो पोस्ट ऑफिस के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो वैलिड रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया कि आप पोस्ट रेजिस्टेंट आर्टिकल्स एक्सेप्ट वैल्यू पेबल इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। कोई पोस्ट रेजिस्टेंट के लिए कोई आर्टिकल भेजा गया है बीपी आर्टिकल को छोड़ करके, वो उस ऑफिस में मैक्सिमम कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो बीपी आर्टिकल्स के अलावा उस आर्टिकल को 1 महीने के लिए हम लोग उस ऑफिस में रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर बीपी आर्टिकल्स की बात करते तो उसका आंसर होता 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया आप वैल्यूएबल पोस्टल आर्टिकल मार्क्ड पोस्ट रेजिस्टेंट इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। यानी कि एक बीपी आर्टिकल जिसे पोस्ट रेजिस्टेंट के लिए एड्रेस्ड किया गया है वो उस ऑफिस में अधिकतम कितने समय तक उसको रखा जा सकता है, तो उस ऑफिस में उस आर्टिकल को अधिकतम 7 दिन तक रखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया पोस्टल आर्टिकल विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस owing to the addressee being elsewhere may be redirected to another post office for delivery to him. What is the postage fee for such redirections? अगर एक ऑफिस में कोई आर्टिकल आ गया है दूसरी ऑफिस में इस आर्टिकल को भेजना है, क्यों भेजना है, जिससे कि इस आर्टिकल की डिलीवरी उस जगह पर की जा सके। कहने का मतलब है कि एक आर्टिकल किसी ऑफिस में आया,
इस आर्टिकल पर जो एड्रेस है वो इसी ऑफिस से संबंधित है, यहाँ पर आ गया है। प्राप्तकर्ता यहाँ रहता नहीं है, किसी अन्य जगह पर रहता है। इस आर्टिकल को बिना खोले हुए दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो इस केस में जो रिडायरेक्शन की जो फीस है वो कितनी लगेगी, आपसे ये पूछा गया है। तो इस केस में जो रिडायरेक्शन फीस है वो किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नो फी फॉर सच रिडायरेक्शन, ऐसी रिडायरेक्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में है का पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट, इट कैन ओनली बी रिडायरेक्टेड एट। किसी भी पोस्टल आर्टिकल को ना तो बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ना तो रोका जा सकता है, और ना ही बीच से उसको रिडायरेक्ट किया जा सकता है जब वो ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि एक ऑफिस से जाकर के बी ऑफिस में जा रहा है। तब वो सिर्फ और सिर्फ कहां से रिडायरेक्ट किया जा सकता है, जिस ऑफिस के लिए उसको भेजा गया है वहां से उसको रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बीच में उसे ना तो रोका जा सकता है, ना ही उसे रिडायरेक्टेड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस, वहां से इसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया अ पोस्टल आर्टिकल रीपोस्टेड विल बी ट्रीटेड एज अ पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड चार्ज विद द पोस्टेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। एक पोस्टल आर्टिकल को द्वारा रीपोस्ट किया गया है और उसे पहली बार पोस्ट करते हैं, उस तरीके से उस आर्टिकल को ट्रीट किया जा रहा है और उसी तरीके के उनसे शुल्क लिए जा रहे हैं। तो ये शुल्क और ये जो ट्रीटमेंट है वो किन कंडीशंस में किया जाता है, ये पूछा गया है। अगर उस आर्टिकल को खोल लिया गया है और फिर से उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, तब उस आर्टिकल को फर्स्ट टाइम जैसे किसी आर्टिकल को पोस्ट करते हैं उसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसी तरीके से उसे शुल्क लिए जाएंगे। अगर आर्टिकल को रीपोस्ट कर रहे हैं उसी आर्टिकल को और बिना खोले रीपोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां जिस ऑफिस में इसको डिलीवर किया गया था उस ऑफिस के अलावा अन्य ऑफिस से इसे पोस्ट करेंगे, तब भी उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे कि किसी आर्टिकल को फर्स्ट टाइम ट्रीट किया जाता है और जिस तरीके से फर्स्ट टाइम चार्जेस लिए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है अ पार्सल रिडायरेक्टेड टू एनी अदर पोस्ट ऑफिस इज चार्जेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच रिडायरेक्शन विद फर्दर पोस्टेज इक्वल टू। किसी भी पार्सल को रिडायरेक्ट किया जा सकता है किसी अदर ऑफिस में, उसके लिए कितना शुल्क लगता है ये पूछा गया है। तो उस पर उतना शुल्क लगेगा जैसे पहले प्रीपेड रेट थी उसका आधा फीस लगेगी। जैसे प्रीपेड रेट मान के चलते हैं 52 रुपए 52 रुपीज, तो अब चार्ज लगेगा रिडायरेक्शन के लिए 26 रुपए। प्रत्येक रिडायरेक्शन के लिए 26 रुपए लगेगा, यानी कि हाफ द प्रीपेड रेट चार्ज किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया अनडिलीवर्ड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर रिटर्न डायरेक्ट टू द सेंडर आफ्टर डेज। अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट्स जो कि अनडिलीवर्ड है उनको सेंडर के पास कितने दिनों बाद भेजा जाता है, तो उसे सेंडर के पास में वापस कब भेजा जाएगा, जब 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तब। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर 7 दिनों बाद। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज बाउंड टू पे एनी पोस्टेज और अदर सम ड्यू ऑन द अनडिलीवर्ड और रिफ्यूज आर्टिकल रिटर्न टू हिम बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी आर्टिकल को अगर प्राप्तकर्ता ने लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है, या वो नहीं बटा अनडिलीवर्ड है, दोनों ही केसेस में अगर उस आर्टिकल पर कोई भी चार्ज बकाया है तो कौन उस चार्ज को पे करेगा। उस चार्ज को पे करने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो है उस आर्टिकल को भेजने वाला व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 बुक फॉर रिकॉर्डिंग सजेशंस एंड कंप्लेंट इज अवेलेबल एट। सजेशंस एंड कंप्लेंट्स बुक कहां पर होती है, तो सजेशंस और कंप्लेंट बुक हर एक पोस्ट ऑफिस में होती है, चाहे वो ऑफिस ब्रांच ऑफिस हो, सब ऑफिस हो या हेड ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स एंड वीपी आर्टिकल्स आर टू प्रिफेड विद इन मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ द बीपी आर्टिकल। बीपी आर्टिकल को बुकिंग करने से लेकर के मनी ऑर्डर को इश्यू करने से लेकर के किसी भी तरीके की जो शिकायत है दोनों ही केसेस में कब की जा सकती है ये पूछा गया है। तो दोनों ही कंडीशंस में 12 मंथ के विद इन पीरियड में 12 मंथ के भीतर भीतर आप लोग इन दोनों कंडीशंस में शिकायत कर सकते हैं। बीपी आर्टिकल को बुक किया गया है, मनी ऑर्डर को जारी किया गया है, जब जारी किया गया उसके 12 महीने के भीतर भीतर आप लोग इससे संबंधित शिकायतों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल वेयर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन इज मेड हैव टू बी मेड विद इन। अगर किसी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल से संबंधित कोई भी नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है और उस संबंध में कोई कस्टमर चाहता है कंपनसेशन, तो कंपनसेशन के लिए जो शिकायतें हैं वो कितने समय के भीतर भीतर करनी होती है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो शिकायत जब आप लोग आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड आर्टिकल हो या इंश्योर्ड आर्टिकल हो, डेट ऑफ पोस्टिंग से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये शिकायत करनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है इन द स्कीम ग्राम प्रिय 10 ईयर आरपीएलआई मैक्सिमम एज एट एंट्री इज। ग्राम प्रिय में एंट्री की उम्र अधिकतम कितनी होती है, यानी कि अधिकतम कितनी उम्र का व्यक्ति 10 ईयर आरपीएलआई करवा सकता है या ग्राम प्रिय पॉलिसी ले सकता है। तो मैक्सिमम 45 ईयर का व्यक्ति, मैक्सिमम 45 ईयर का व्यक्ति ग्राम प्रिय या 10 ईयर आरपीएलआई पॉलिसी को ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति की एज 45 ईयर्स प्लस 1 डेज या इससे ज्यादा है तो वो लोग ग्राम प्रिय पॉलिसी नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विद रेफरेंस टू द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो स्टेटमेंट है इनके ऊपर विचार करना है कि ये सही है या गलत है, ये पूछा गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है सुरक्षा इज होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है WLA होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सुरक्षा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष इज एंडोमेंट एश्योरेंस। ये पॉलिसी जिसे कहते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका दूसरा नाम संतोष है, बिल्कुल सही है। WLA होल लाइफ एश्योरेंस की बात करें इसका दूसरा नाम है सुरक्षा, और एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें ये पॉलिसी की बात करें उसका दूसरा नाम है संतोष। दोनों ही नाम बिल्कुल सही है और इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, दोनों ही सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर अब होगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया इन द PLI स्कीम कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस सुविधा जिसे कहते हैं कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस CWLA को सुविधा पॉलिसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट इज, यानी कि CWLA की बात करें या किसी भी PLI की बात करें, PLI पॉलिसी की किसी की भी बात करें, सामान्यतः उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की जो लिमिट है वो है, मिनिमम की लिमिट है 20,000 और मैक्सिमम की लिमिट है वो है 50 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड टू DDSY। दीनदयाल स्पर्श योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल स्पर्श योजना फिलैटेली से संबंधित है, पोस्टेज स्टैम्प से संबंधित है, डाक टिकटों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 द कॉस्ट ऑफ 1 माई स्टैम्प सीट इज। माई स्टैम्प्स की जो एक सीट है उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत होती है 300 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है फॉर युगल सुरक्षा। युगल सुरक्षा का दूसरा नाम है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस JLA जिसे बोलते हैं। टर्म पीरियड इज, यानी कि युगल सुरक्षा पॉलिसी के लिए टर्म पीरियड कितना है, मिनिमम की बात करें और मैक्सिमम की बात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की बात करें
मिनिमम जो टाइम लिमिट है, मिनिमम जो टर्म लिमिट है वो है इसके लिए 5 ईयर की और मैक्सिमम है 20 ईयर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया कि द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट इज। बुक पैटर्न की बात करें या सैंपल पैकेट्स की बात करें, यानी कि बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट की बात करें, इसके लिए जो अधिकतम वजन की जो सीमा है वो कितनी है? बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स के लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 2 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, फॉरेन फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस इज अवेलेबल टू फॉरेन कलेक्टर्स एट, यानी कि जो लोग फिलेटली से संबंधित है, विदेशी कस्टमर्स, ऐसे लोग जो कि फिलेटली से संबंध रखते हैं और वो लोग फॉरेन फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस चाहते हैं, तो वो कहां पर उपलब्ध है? वो फिलेटेलिक ब्यूरो जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया एनबीएमएस मीन्स, एनबीएमएस का पूरा नाम है नेशनल बिल मेल सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया बीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू, बीपी आर्टिकल कितने अमाउंट तक का बुक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 5,000 रुपए। बीपी आर्टिकल अधिकतम 5,000 रुपए तक के बुक किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया कि अ बुक पैकेट में नॉट कंटेन, एक बुक पैकेट में क्या नहीं हो सकता है? तो एक बुक पैकेट में रिटन कम्युनिकेशंस नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।